हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम सितंबर 2023 की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने नमामि गंगे कार्यक्रम। तो यहाँ पर आप नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। आपने नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में काफ़ी बार न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इस कार्यक्रम को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नमामि गंगे कार्यक्रम ये आपका न्यूज़ में क्यों है। देखिए, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से प्राप्त नवीनतम निष्कर्षों से पता चला है कि जिन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, उन राज्यों में नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र कुल अनुमानित सीवेज के केवल 20% का ही उपचार करने में सक्षम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से यह पता चला कि जिन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, उन राज्यों में नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र से कुल अनुमानित सीवेज का केवल 20% ही उपचार करने में सक्षम है। तो यहाँ पर इस स्टडी से ये पता चला है, इसीलिए ये आपका न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन क्या है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएमसीजी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। बात करें संरचना की, तो इसमें द्विस्तरीय प्रबंधन संरचना है, जिसमें शासी परिषद, गवर्निंग बॉडी और कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी शामिल है। कार्यकारी समिति को 1000 करोड़ रुपए तक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। बात करें कानूनी आधार की, गंगा नदी के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित 5 स्तरीय संरचना में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। अन्य स्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्यबल है। राज्य गंगा समितियां हैं और जिला गंगा समितियां हैं। तो ये कुछ कानूनी आधार यहाँ पर दिए गए थे। बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के मुख्य उद्देश्य के बारे में, तो गंगा नदी में अनिवार्य पारिस्थितिकी प्रवाह, इकोलॉजिकल फ्लॉज की मात्रा को बनाए रखना। इसके अलावा नदी बेसिन आधारित दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी रूप से कमी करना और नदी का कायाकल्प करना, ये इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य कार्य की बात करें तो विश्व बैंक समर्थित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को लागू करना। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में समझा। चलिए अभी नमामि गंगे कार्यक्रम से रिलेटेड कुछ अन्य बिंदुओं को समझते हैं। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि कुल 409 परियोजनाओं में से दिसंबर 2022 तक केवल 232 परियोजनाएं ही पूरी हुई और चालू अवस्था में हैं। न्यू गंगा प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत संरक्षण मिशन के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना तथा गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। तो यह बेसिकली गंगा नदी के प्रदूषण को, गंगा नदी के संरक्षण के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम की तरह भी कार्य करता है। इसमें गंगा की सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। बात करें चरण की, तो नमामि गंगे मिशन को देखिए 2 चरणों में यहाँ पर आप देख सकते हैं। नमामि गंगे मिशन का पहला चरण 2014 से 2021 तक था। नमामि गंगे मिशन का दूसरा चरण 2022 से 2026 तक के लिए है। चलिए बात करते हैं मुख्य विशेषताएं की। अगर प्रकार की बात करें, ये किस प्रकार की योजना है, तो यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भारत सरकार धन मुहैया कराती है। इसके अलावा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों के साथ यह मिलकर काम करता है।
प्रमुख स्तंभ की बात करें तो सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, नदी तल की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक बहिस्राव और अपशिष्ट की निगरानी और गंगा ग्राम योजना, ये सब इसके प्रमुख स्तंभ हैं। चलिए आपको दिखाते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हासिल की गई उपलब्धियों की। तो 2022 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में जल में घुलित ऑक्सीजन की औसत मात्रा आवश्यक सीमा के भीतर थी। ध्यातव्य है कि जल में घुलित ऑक्सीजन को नदी के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में जाना जाता है। 1072 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों में से 885 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग स्टेशन के अंतर्गत लाया गया है। तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हासिल की गई उपलब्धि थी। इसमें शामिल 5 राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से 5 राज्य शामिल हैं। तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है। न्यू गंगा प्रोग्राम के तहत या नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गतिविधियों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। आरंभिक स्तर की गतिविधियां जो कि तत्काल दिखने वाले प्रभाव के लिए, मध्यम अवधि की गतिविधियां और दीर्घकालिक गतिविधियां। चलिए अभी बात करते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली चुनौती है परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी। इसके अलावा खराब वित्तीय प्रबंधन, ये इसके सामने चुनौती है। देखिए, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, इसके लिए मुख्य रूप से भूमि मिलने में देरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे से स्वीकृति मिलने में देरी जैसे कारक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा खराब वित्तीय प्रबंधन। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 37,396 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, लेकिन जून 2023 तक अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को केवल 14,745 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। राज्य सरकारें धन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं। देखिए, निर्भर हैं। चलिए बात करते हैं अभी गंगा की सफाई के लिए आरंभ की गई कुछ अन्य पहलों की, जिसमें सबसे पहली है आपके सामने स्वच्छ गंगा कोष। इसका गठन 2014 में किया गया था। इसे गंगा नदी को साफ करने, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने और नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए गठित किया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण। इसका गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था। हालांकि नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को 2016 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय गंगा परिषद ने ले ली है। राष्ट्रीय गंगा परिषद को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। इसके अलावा गंगा नदी में अपशिष्ट के प्रवाह पर प्रतिबंध 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य देशों के साथ सहयोग, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि शामिल है। तो ये गंगा की सफाई के लिए आरंभ की गई कुछ अन्य पहले थी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नमामि गंगे कायाकल्प हेतु मुख्य उपाय। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निर्मल गंगा। निर्मल गंगा के तहत कौन कौन से उपाय किए गए हैं, जिसमें सीवरेज अवसंरचना का निर्माण करना, औद्योगिक प्रदूषण को कम करना, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना, ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब निर्मल गंगा के तहत चलाए गए कुछ उपाय हैं या प्रोग्राम हैं। नेक्स्ट है एविरल गंगा, जन गंगा, ज्ञान गंगा और अर्थ गंगा। इन सभी के तहत अलग अलग उपाय किए गए हैं। चलिए देखते हैं। एविरल गंगा के तहत इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना, आर्द्र भूमियों की मैपिंग कर उन्हें संरक्षित करना, फ्लड प्लेन प्रबंधन, संधारणीय कृषि को अपनाना, वनीकरण और जैव विविधता का संरक्षण करना, छोटी नदियों का पुनरुद्धार करना। नेक्स्ट है आपका जन गंगा। जन गंगा के तहत रिवर फ्रंट, घाट और मोक्ष धाम का निर्माण करना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, गंगा रन, गंगा उत्सव, गंगा क्वेस्ट, गंगा आमंत्रण अभियान। इसके अलावा ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा के तहत जल गुणवत्ता की निगरानी करना, गंगा के विस्तार की उच्च रेजोल्यूशन वाली मैपिंग करना, सूक्ष्म जैव विविधता को बनाए रखना, जल भ्रतों का मानचित्रण एवं जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थलों की मैपिंग और झरनों का पुनरुद्धार करना, सांस्कृतिक स्थलों और जलवायु परिदृश्य की मैपिंग
प्लानिंग करना, रिवर सिटीज अलायंस। तो ये सब ज्ञान गंगा के तहत किए गए उपाय हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थ गंगा। अर्थ गंगा के तहत कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाना, स्लज एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना और उसका मुद्रीकरण करना, आजीविका का सृजन करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, संस्कृति विरासत एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, ये सब अर्थगंगा के तहत कुछ उपाय किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि नमामि गंगे कायाकल्प हेतु मुख्य उपाय कौन कौन से किए जा रहे हैं। देखिए, हम इससे पहले हम बात कर रहे थे कि नमामि गंगे प्रोग्राम के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट देखे थे कि एक तो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है, दूसरा खराब वित्तीय प्रबंधन होता है, और तीसरी चुनौती है यहाँ पर अपर्याप्त सीवेज उपचार। अनुपचारित सीवेज और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित अपवाह को अभी भी गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से सीवेज उपचार अवसंरचनाओं का अभाव और उनकी पूरी क्षमता से काम नहीं करना उत्तरदायी है। नेक्स्ट है गवर्नेंस संबंधी मुद्दे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्राधिकरणों की मौजूदगी से कार्यों में दोहराव आता है। इसके अलावा एजेंसियों और प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी भी एक मुख्य समस्या है। नेक्स्ट है भागीदारी का अभाव। बिना सरकारी सहायता के निजी संस्थाएं और नागरिक समाज भी आगे बढ़कर अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम के समक्ष कुछ चुनौतियां थी। चलिए बात करते हैं आगे की राह क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहला है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण मौजूदा और निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की दक्षता, विश्वसनीयता और प्रौद्योगिकी मापदंडों का प्रमाणीकरण स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राजस्व सृजन। जल को एक मूल्यवान वस्तु के रूप में मान्यता देकर और उसका मूल्य निर्धारण करके स्वच्छ जल एवं अपशिष्ट जल से संबंधित अवसंरचना के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन जुटाने के तरीके विकसित करने चाहिए। नेक्स्ट है स्थानीय जल निकायों का पुनरुद्धार करना। इस कार्य को नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण करने वाली नीतियों में मुख्य रूप से शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है भूमि अभिलेखों का मानचित्रण और अपडेशन करना। गंगा की प्रत्येक सहायक नदी के संपूर्ण प्रवाह मार्ग का मानचित्रण करते हुए भूमि अभिलेखों को सटीक बनाने की जरूरत है। गंगा बेसिन में ऊपरी इलाकों की जलधाराओं और छोटी सहायक नदियों का पुनरुद्धार करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ अन्य रणनीतियां यहाँ पर दी गई हैं। इसके तहत निम्नलिखित को दीर्घकालिक रूप से पारिस्थितिकी और संधारणीयता संबंधी लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। नदियों को आपस में जोड़ना, रिवर फ्रंट्स का निर्माण करना, शौचालयों की उपलब्धता, गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना, ये कुछ अन्य रणनीतियां हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नमामि गंगे प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड। आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर IPBES आकलन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट क्या है? देखिए, IPBES असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेजिव एलाइन स्पीसीज एंड देयर कंट्रोल। तो आक्रामक विदेशज प्रजातियों और उनके नियंत्रण को लेकर एक रिपोर्ट आई है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले ये आपका न्यूज में क्यों है? देखिए, हाल ही में जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने आक्रामक विदेशज प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट जारी की है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ तथ्यों को समझते हैं। इस रिपोर्ट में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए आक्रामक विदेशज प्रजातियों द्वारा उत्पन्न खतरे की गंभीरता का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय नियंत्रण उपायों तथा संबंधित नीतिगत प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। इन उपायों और पहलों का उपयोग आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रसार को रोकने, उनका समापन करने, उन्हें नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। आक्रामक विदेशज प्रजातियों के बारे में चलिए कुछ समझते हैं कि आक्रामक विदेशज प्रजातियां आखिर क्या हैं। आक्रामक विदेशज प्रजातियां स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र एवं मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में स्थापित हो जाती हैं तथा अपना प्रसार करती रहती हैं। इस प्रकार आक्रामक विदेशज प्रजातियों की विदेशज प्रजातियों के एक उपसमूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए,
विदेशज प्रजातियों में प्राणी, पादप एवं अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं। किसी नए क्षेत्र में इनका प्रवेश मानव की गतिविधियों द्वारा जाने अनजाने में हो जाता है। सभी विदेशज प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां नहीं होती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट की माने तो आक्रामक विदेशज प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले 5 प्रमुख कारकों में से एक है। अन्य 4 कारकों में भूमि और समुद्री उपयोग में परिवर्तन, जैव संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण शामिल है। आक्रामक विदेशज प्रजातियों की सामान्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये तीव्र गति से प्रजनन एवं वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। इनमें अपना प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है। इनमें नई परिस्थितियों के साथ भौतिक रूप से अनुकूल होने की क्षमता होती है। इसके अलावा इनमें अलग अलग प्रकार के आहार एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता भी होती है। तो ये आक्रामक विदेशज प्रजातियों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिन्हें हमने यहाँ पर समझा है। बात करते हैं आक्रामक विदेशज प्रजातियों की वृद्धि के क्या कारण हैं। सबसे पहला, कानून का अभाव। विश्व के 83% देशों में आक्रामक विदेशज प्रजातियों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कोई राष्ट्रीय कानून या नियम नहीं है। विश्व के लगभग आधे देश आक्रामक विदेशज प्रजातियों से निपटने के लिए कोई भी निवेश नहीं करते हैं। दूसरा कारण है मानवीय गतिविधियां। कई मानवीय गतिविधियां आक्रामक विदेशज प्रजातियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, नए स्थान पर उनके प्रवेश करने और स्थापित होने तथा वहां रहकर अपना प्रसार करने को आसान बनाती हैं। ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर विदेशज प्रजातियों की कुल संख्या 2005 की तुलना में लगभग 36% अधिक हो सकती है। नेक्स्ट है वैश्विक व्यापार। वैश्विक व्यापार भी एक कारण है। किसी क्षेत्र में आयातित वस्तुओं की मात्रा और आक्रामक विदेशज प्रजातियों की संख्या के बीच एक सीधा संबंध होता है। विदेशज पादपों और जीवों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि एवं पर्यटन सहित लोगों की वैश्विक आवाजाही से आक्रामक विदेशज प्रजातियों का प्रसार आसान हो जाता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है। कैसे, समझिए। जलवायु परिवर्तन के कारण कई विदेशज प्रजातियों के लिए नए क्षेत्रों में अपना प्रसार करना और स्थापित होना आसान हो गया है। साथ ही इससे विदेशज प्रजातियों के आक्रामक विदेशज प्रजाति बनने के नए अवसर भी पैदा होते हैं। चलिए बात करते हैं आक्रामक विदेशज प्रजातियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने कारण देखे कि कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं इनके लिए। अभी हम प्रभाव की बात करेंगे, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो पर्यावरणीय नुकसान। इनका स्थानीय देखिए, पर्यावरणीय नुकसान सबसे पहला प्रभाव है। इनका स्थानीय पादपों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष देखने को मिलता है। आक्रामक विदेशज पादप, विशेष रूप से वृक्ष और घास, कभी कभी इतने सूख जाते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी भीषण वनाग्नि का रूप ले लेती है। तो आपने देखा कि इनका पर्यावरणीय नुकसान सबसे ज्यादा होता है। आक्रामक विदेशज प्रजातियां निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हैं। वैश्विक स्तर पर विलुप्त हो चुके 60% जीवों और पादपों के लिए अन्य कारकों के साथ एक मुख्य कारक के रूप में। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर 16% प्रजातियों की विलुप्ति के लिए एकल कारक के रूप में यह जिम्मेदार है। देखिए, सबसे पहला पर्यावरणीय नुकसान था। दूसरा, खाद्य सुरक्षा। आक्रामक प्रजातियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता और मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर खतरा आता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव। आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रबंधन हेतु मूल निवासियों का ज्ञान बहुत सीमित होता है। इनसे निपटने के लिए अत्यधिक श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ ही ये उस क्षेत्र के जल स्रोतों के प्रदूषण का कारण बनती हैं तथा पर्यावरणीय गिरावट, पर्यटन एवं सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में देशज लोगों की भूमि पर 2300 से अधिक आक्रामक विदेशज प्रजातियां पाई जाती हैं। सामाजिक प्रभाव के अलावा इसका स्वास्थ्य और आर्थिक लागत पर भी प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे की राह की बात करते हैं। आगे की राह क्या हो सकती है। सबसे पहला, प्रभावी प्रबंधन। आक्रामक विदेशज प्रजातियों एवं उनके प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए कुछ प्रबंधन आवश्यक है। जैसे आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रवेश एवं प्रसार के मार्गों का प्रभावी प्रबंधन करना। इसके लिए निम्न उपायों को अपनाना आवश्यक है। जैसे वस्तुओं के आयात के दौरान आक्रामक विदेशज प्रजातियों के प्रवेश पर सख्ती से नियंत्रण लगाना, देश की सीमा से परे जैव सुरक्षा
इसके तहत आक्रामक विदेशी प्रजातियों या हानिकारक जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर ही आवश्यक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा देश की सीमा पर जैव सुरक्षा, इसके तहत आक्रामक विदेशी प्रजातियों के देश में प्रवेश करने के मुख्य मार्गों जैसे हवाई अड्डों, बंदरगाहों, स्थलीय सीमाओं आदि पर आवश्यक उपाय किए जाते हैं। देश की सीमा के भीतर जैव सुरक्षा, इसके तहत आक्रामक विदेशी प्रजातियों के देश में प्रवेश कर जाने के बाद देश के भीतर उनका पता लगाना, उन्हें नियंत्रित करना, उनका प्रबंधन करने हेतु आदि आवश्यक उपाय किए जाते हैं। कई बार अनुसंधान के लिए भी कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियों को देश में लाया जाता है। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि ये प्रजातियां लैब या उन्हें रखे गए सुरक्षित स्थान से बाहर न निकल जाएं। इसके अलावा स्थानीय या भौगोलिक क्षेत्र के स्तर पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों की समस्या का समाधान करना, साइट आधारित या पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्रबंधन करना। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। एकीकृत गवर्नेंस, इसके तहत अलग अलग मामलों को ध्यान में रखते हुए गवर्नेंस संबंधी एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्रवाइयां भी शामिल हों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के मध्य समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी और साकार करने योग्य रणनीतियों को बनाना और उन्हें अपनाना, प्रयासों और प्रतिबद्धता को साझा करना, सभी हितधारकों की क्षमता के अनुसार उनकी अलग अलग भूमिका को समझना। इसके अलावा निवेश पर भी फोकस किया जा सकता है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों को समाप्त करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी में लक्षित निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया है। ये सीरीज़ अभी आपकी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारा करंट अफेयर अभी आपका बचा हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ध्यान देंगे। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।